हमारे लिए निजी हित मायने नहीं रखता, मैं हमेशा कहता हूं कि मायने रखता है तो सिर्फ देश हित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं देश हित। देश हित में आज की 5 बड़ी कवर स्टोरीज क्या क्या रहने वाली हैं, सबसे पहले ये दिखा देते हैं आपको। देश हित में आज आपके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आया हूं। इसके अलावा केजरीवाल के दावे के मुताबिक योगी हटेंगे या बने रहेंगे, पीएम मोदी सिर्फ 46 सेकंड में बताएंगे। 5वें चरण से पहले बंगाल में क्यों हो रहा है सियासी खून खराबा, इसे डिकोड करने की जरूरत है, करेंगे। 15,000 फीट पर अब टैंक से कैसे होगी चीन की मरम्मत, देश हित में गर्व करने वाली खबर भी आपको देखनी चाहिए। अच्छा, कल हमने आपको देश हित में दिखाया था कि चीन ने मोदी को कितनी सीटें दी हैं और आज पाकिस्तान ने भी मोदी को सीटें दी हैं। कितनी, आपको 8:30 बजे इसका जवाब मिलेगा। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे पीओके की बगावत में उन 2 नायकों की कहानी जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद से पीओके आने पर मजबूर कर दिया। लेकिन शुरुआत करते हैं 8 बजे की कवर स्टोरी के साथ। और यह कवर स्टोरी क्या है? करीब 1.5 घंटे से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल योगी आदित्यनाथ को लेकर के बड़ा दावा कर रहे हैं। दावा क्या? दावा यह कि मोदी जीतेंगे तो 2 महीने में योगी का सीएम पद से पत्ता साफ हो जाएगा। आज केजरीवाल के इस दावे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। खास बात यह है कि ये आज तीनों बड़े नेता मोदी, योगी और केजरीवाल उत्तर प्रदेश में थे। केजरीवाल ने अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपने 23 सेकंड योगी के नाम पर खर्च किए, यह बताने के लिए कि मोदी उन्हें सीएम पद से हटाने वाले हैं। लखनऊ से 250 किलोमीटर दूर जौनपुर में चुनावी मंच से मोदी ने 46 सेकंड का जो जवाब दिया, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं यह केजरीवाल के दावे का ही जवाब तो नहीं है। अगर ऐसा है तो शायद यह पहली बार होगा जब योगी के नाम पर मोदी और केजरीवाल आमने सामने आए हों। हम आपको केजरीवाल पर योगी का पलटवार भी दिखाएंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी के जवाब के उस 46 सेकंड की पूरी रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। ये क्या बढ़िया मोदी योगी बना लाए हो भाई। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। पहली बार योगी पर मोदी वर्सेस केजरीवाल। लखनऊ में सीएम की जिस कुर्सी पर बैठकर योगी आदित्यनाथ माफियाओं और दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर चलाने का आदेश देते हैं, क्या वो कुर्सी उनसे छिनने वाली है? इस सवाल को अरविंद केजरीवाल के दावे ने फिर से खड़ा कर दिया। वो दावा जो 100 घंटे में वो दूसरी बार कर रहे थे। फर्क बस इतना था कि इस बार दिल्ली की जगह लखनऊ जाकर कर रहे थे। सुनिए 23 सेकंड का वो दावा। कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। केजरीवाल का तर्क था कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता योगी को हटाने वाले दावे पर खामोश हैं। इसका मतलब है कि योगी का हटना कंफर्म है। ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया। लेकिन कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में केजरीवाल का भ्रम तोड़ दिया और इसके लिए उन्होंने सिर्फ 46 सेकंड खर्च किए। देखिए पीएम मोदी की जौनपुर रैली का ये वीडियो। ये क्या बढ़िया मोदी योगी बना लाए हो भाई। और ये मोदी तो इतना सुंदर लग रहा है, क्या बढ़िया मेकअप किया है भाई, और हाथ भी बढ़िया।
वाह, दोनों मोदी योगी बन के आ गए। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया किया आपने। देखिए सब अखबार वालों की नजर मेरे से हट गई, आप पर आ गई। बढ़िया है, वाह, ये मोदी को तो हाथ हिलाना भी आ गया है। सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन प्रधानमंत्री की चुनावी रैली के 46 सेकंड का हिस्सा। कहीं केजरीवाल को जवाब तो नहीं है, क्योंकि मोदी के हर बयान का मतलब होता है। दोनों मोदी योगी बन के आ गए। हजारों की भीड़ में उनकी नजर इन दो बच्चों पर ही क्यों पड़ी, जो मोदी योगी के गेटअप में आए थे। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया किया आपने। क्या इनके जरिए मोदी केजरीवाल को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि योगी की कुर्सी सुरक्षित रहेगी? क्या पीएम बताना चाह रहे थे कि केंद्र में मोदी और यूपी में योगी का विजयी फॉर्मूला ये भी बना रहेगा? आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पीएम मोदी की 4 रैलियां थी। आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़। हर रैली में उन्होंने योगी के कामकाज की तारीफ की। लेकिन जब से योगी जी आए हैं और ये सब उनके साथ ही सरकार में है, पूरा माहौल बदल गया है। अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं। और योगी जी ने यहां दंगाइयों की, माफियाओं की, अपहरण फिरौती गैंग की, मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। यानी यूपी की जनता के लिए पीएम का यह सीधा संदेश था कि योगी के कंधे पर मोदी का हाथ बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जौनपुर की रैली में 2 बच्चे जो मोदी योगी बनकर आए थे, वो दोनों योगी के जबरदस्त फैन हैं। छठी क्लास में पढ़ने वाले दोनों छात्रों ने योगी के लिए क्या कुछ कहा, ये सुनिए। बोला उन्होंने आपसे, कह रहे वाह योगी मोदी आए हैं। हाँ, तो आप योगी बने हुए हो? हाँ। योगी जी से मिले हो कभी? नहीं। मिलना है? हाँ। मिलने की इच्छा है? हाँ। किस क्लास में पढ़ते तुम लोग? हम 6 में। और तुम? हम भी 6 में। हम लोग हमेशा पसंद करते थे। बुलडोजर के लिए मिलना चाहते हैं। अगर योगी से मिलोगे तो क्या कहोगे? बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। योगी पर केजरीवाल के दावे को लेकर के हमने उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों जगह जनता की राय पूछी। उनकी नजर में केजरीवाल का दावा कितना सही है? क्या योगी यूपी के सीएम बने रहेंगे या हटा दिए जाएंगे? इस पर क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोग? अब आप ये भी सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि दूसरे के घर में ये झांक रहे हैं, अपने घर में झांकना चाहिए कि 2 तारीख को मैं कहाँ रहूंगा। ये केजरीवाल जी का हमको लगता है कि अब इनका खांसी भी सही हो गया है, इनका मुफलर भी हट गया है, अब धीरे धीरे इनको भी हटना है, इसीलिए उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। जो दावा वो कर रहे हैं कि सरकार इंडिया गठबंधन के बनेगी, सही है, उनका कहना भी सही है। उत्तर प्रदेश की शुरुआत गाजीपुर से गाजियाबाद तक सिर्फ और सिर्फ योगी। बहुत बढ़िया, हमारे यूपी में जो काम किया है आज तक किसी ने नहीं किया, योगी जी ने। योगी, हाँ ऐसा हो सकता है कि योगी जी हट जाए और देश के प्रधानमंत्री बन जाए। योगी जो है जमीनी लीडर है, अगर बनना चाहिए तो योगी जी को बनना चाहिए। योगी गठबंधन क्या, गठबंधन तो लटकाए है आदमी को, जैसे यूपी चाहिए वैसे हमें दिल्ली भी चाहिए। योगी या बीजेपी इन्होंने काम पूरा खत्म कर दिया। आज यूपी की जनता परेशान है, त्रस्त है, चिल्ला रही है। मैं तो कहूँगा पूरे देश में योगी जैसा चाहिए, स्टेट फॉरवर्ड, स्टेट एक्शन और तुरंत एक्शन। योगी बढ़िया है, योगी यूपी में चाहिए, उसने काम भी अच्छा करा है। अब सवाल यह है, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनावी लड़ाई में सीएम योगी आदित्यनाथ को आखिर क्यों घसीटा? क्या इसलिए ताकि बीजेपी समर्थकों तक यह संदेश चला जाए कि मोदी और योगी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, या अलग गुट बन गया है? क्या इसलिए ताकि योगी समर्थक मोदी से नाराज हो जाएं, क्योंकि पिछले 8 सालों में योगी ने अपना बड़ा समर्थक वर्ग तैयार कर लिया है? क्या इसलिए ताकि इस चुनाव में योगी समर्थक मोदी के खिलाफ वोट करें और इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिले? केजरीवाल की इस रणनीति को नाकाम करने के लिए ही उत्तर प्रदेश में आज मोदी और योगी दोनों ने खुद मोर्चा संभाल लिया। मोदी का जवाब आपने देख लिया, अब आपको योगी आदित्यनाथ का जवाब भी सुन लेना चाहिए।
योगी आदित्यनाथ का नाम बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में हमेशा से टॉप पर रहा है। यूपी के सीएम बनने के बाद भी उन्होंने अपना तेवर बरकरार रखा। पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे योगी ने आज केजरीवाल पर जबरदस्त पलटवार किया। बांदा की रैली में उन्होंने कहा कि जेल जाने से केजरीवाल की बुद्धि पलट गई है और इसीलिए वो हमारा नाम घसीट रहे हैं। चुनाव में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बरसने वाले योगी पहली बार केजरीवाल पर इस तरह से गरजे हैं। कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं। दिल्ली वासी इस बात के लिए परेशान हैं कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तो उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए, अब दिल्ली वासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे। 4 जून तक, यानी जब तक के चुनाव परिणाम नहीं आते, सियासी दलों की आपसी जंग इसी तरह से जारी रहेगी। 4 जून के बाद तय हो जाएगा कि पीएम की शपथ कौन लेगा। वैसे मॉनसून का शपथ ग्रहण कब है, इसकी तारीख आ गई है और आपके लिए ये एक अच्छी जानकारी है। अब से ठीक 15 दिन बाद मॉनसून का शपथ ग्रहण है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 31 मई तक मॉनसून केरल पहुंचेगा। इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना भी जताई गई है। हमें मौसम विभाग के अनुमान पर इसीलिए भी भरोसा करना चाहिए क्योंकि पिछले 19 वर्षों में सिर्फ एक बार मॉनसून से जुड़ा अनुमान मौसम विभाग का गलत साबित हुआ है, बाकी सब सही थे। देश हित में अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। देखिए, जब से चुनाव शुरू हुए हैं, बंगाल सिर्फ चुनावी हिंसा की वजह से सुर्खियों में है। कल भी हमने आपको बताया था कि कैसे बंगाल में राजनीतिक प्रतिशोध में तालिबान जैसी क्रूरता विरोधियों के साथ की जा रही है। आज भी बंगाल के कई जिलों से राजनीतिक अपराध की तस्वीरें सामने आई हैं। ममता बनर्जी जी ने अपनी कार्यशैली डेवलप की। पहले अत्याचार कराई, जब लोग परेशान हो जाते हैं उसको उजागर करते, सार्वजनिक करते, तो वो छिपाने के लिए फिर से अत्याचार करें। एक तरफ ममता जी का सरकार का डेवलपमेंट और दूसरी तरफ भाजपा का बंगाल के खिलाफ जो उनका पॉलिटिक्स है। देश के सभी हिस्सों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आपको सिवाय बंगाल के कहीं और से हिंसा की खबरें नहीं मिल रही होंगी। वहां की मिट्टी में हिंसा नहीं है, वो तो वीरों की धरती है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से अब बंगाल की पहचान हिंसा वाली हो गई है। बंगाल में 20 मई को 5वें चरण के चुनाव से पहले बर्धमान, दक्षिण 24 परगना और बीरभूम से हिंसा की खबरें आई हैं। कहीं ये 5वें चरण के चुनाव से पहले हिंसा का ट्रेलर तो नहीं है?
किसी का सिर फूटा, कहीं पुलिस वाला घायल, किसी को पेड़ पर लटकाया, कहीं हत्या कर डराया। ये रक्त चरित्र बंगाल की तस्वीरें हैं। 24 के चुनाव में बंगाल में खून खराबा चल रहा है। अब तक हुए 4 चरणों में बंगाल में हिंसा की तस्वीरें आ चुकी हैं। अब तो 5वें चरण से पहले ही वोटरों और विरोधियों को धमकाने के लिए हिंसा का प्रयोग हो रहा है। बंगाल में तालिबानी सोच का एक और नमूना दक्षिण 24 परगना में दिखा, जब एक शख्स को मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। मारे गए शख्स का नाम तापस है। ये टीएमसी का कार्यकर्ता था। आरोप है कि उसे कुछ लोग अपने साथ ले गए थे और बाद में उसका शव जंगल में पेड़ पर लटका मिला। सियासी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। बर्धमान के मोटेश्वर इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता थाना घेर कर खड़े हैं। यहाँ बीजेपी के बूथ अध्यक्ष अभिजीत रॉय की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वर्धमान में 13 मई को चुनाव हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इस चुनावी रंजिश के कारण ही अभिजीत की हत्या की गई है। बीती रात से अभिजीत गायब थे और सुबह उनका शव बरामद हुआ। सिर पर चोट लगी है और आंख की रोशनी जाने से बच गई है। ये है धीमान मंडल। धीमान का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने ई रिक्शे से बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे। इसी बात से खफा टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पीट दिया। धीमान की पत्नी दहशत में है। उन्हें डर है कि टीएमसी के कार्यकर्ता कहीं फिर से उनके पति पर हमला न कर दें। बीरभूम जिले में ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिस अधिकारी समेत 10 पुलिस वाले घायल हो गए। इस घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस हमला करने वालों की तलाश कर रही है। बंगाल में 5वें चरण में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। सवाल है कि क्या चुनाव से पहले विरोधियों को डराने धमकाने के लिए खून खराबे को अंजाम दिया जा रहा है। ममता बनर्जी जी ने अपनी कार्यशैली डेवलप की है। पहले अत्याचार कराई है। जब लोग परेशान हो जाते हैं, उसको उजागर करते हैं, सार्वजनिक करते हैं, तो वो छिपाने के लिए फिर से अत्याचार करिए। संदेश खाली इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है दोषियों को पकड़ने के लिए। उसके बाद भी जांच ठीक से नहीं होती है तो सीबीआई को हाईकोर्ट देती है। बंगाल का संदेश खाली, जहां महिलाओं पर अत्याचार को लेकर बंगाल सरकार घिरी हुई है, वहां बीती रात एक पीड़ित महिला को अगवा करने की कोशिश की गई। आरोप है कि शाहजहां शेख के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला को डराने धमकाने की कोशिश हुई है। संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख ईडी की हिरासत में है और मामला कोर्ट में है। ऐसे में एक पीड़ित महिला को अगवा करने की कोशिश वहां पीड़ितों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा रही है। बंगाल एक देश का एक हिस्सा ऐसा रह गया है और इसके लिए जिम्मेदार टीएमसी सरकार है। जहां चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं देती है, तो वैक्यूम पीरियड जो है उसका वो उपयोग करती है। मैं मानता हूं वैक्यूम पीरियड में भी इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। बंगाल में हो रही हिंसा पर टीएमसी कुछ ठोस कार्रवाई का आश्वासन देने की बजाय इन घटनाओं में राजनीति देख रही है। एक तरफ ममता जी का सरकार का डेवलपमेंट और दूसरी तरफ भाजपा का बंगाल के खिलाफ जो उनका पॉलिटिक्स है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से ही अमित शाह जी का जो इस सब डायलॉग है उसका खिलाफ पब्लिक ममता दीदी को वोट देगी। बंगाल में विरोधियों के खिलाफ हमले को ही राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। बंगाल में चुनाव के 3 चरण बचे हैं। हालात ऐसे ही रहे तो हिंसा के 3 राउंड और देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में अब एक ऐसी खबर जो चीन के होश उड़ाने वाली है। 2020 में गलवान की घटना के बाद लद्दाख में एलएसी पर सैन्य तैनाती कई गुना बढ़ा दी गई। अभी भी लद्दाख में चीन से मुकाबले के लिए भारत के 500 टैंक तैनात हैं, ताकि चीन को उसी की भाषा में कभी भी किसी भी वक्त जवाब दिया जा सके। एलएसी भारत के तैनात महाबली टैंकों में से एक है। T-90 भीष्म टैंक भारत का यह सबसे ताकतवर टैंक है।
इस टैंक की फायरिंग की क्षमता 2 किलोमीटर है। इसमें बंदूक भी लगी है जिसमें 1 मिनट में 800 गोलियां निकलती हैं। एलएसी पर T-72 टैंक भी तैनात है। इससे गोला निकलेगा तो 4.5 किलोमीटर दूर दुश्मन का ठिकाना बर्बाद हो जाएगा। इसमें 124 mm की गन लगी हुई है। पूर्वी लद्दाख में अर्जुन टैंक भी चीनी सीमा के सामने तैनात है। इसकी फायरिंग रेंज 2 किलोमीटर है। इसमें 120 mm की गन लगी हुई है। टैंक के अलावा तोप भी है। K9 वज्र तोप से 54 किलोमीटर दूर तक फायरिंग की जा सकती है। इसकी क्षमता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 15 सेकंड के अंदर 3 गोले दागे जा सकते हैं इससे। एलएसी पर तैनात ये टैंक हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहें, इसलिए सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की मरम्मत का पुख्ता इंतजाम कर दिया है। लद्दाख का पहाड़, भारतीय टैंकों की दहाड़, पानी को चीरकर आगे बढ़ते सेना के महाबली। 15,000 फीट पर भारत की युद्ध गर्जना। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र लद्दाख में भारतीय सेना अपने शक्तिशाली टैंकों के साथ दुश्मन के सामने डटी हुई है। अगर दुश्मन ने एक हिमाकत की तो लद्दाख में सेना अपनी तोप और टैंकों का मुंह खोल देगी। एलएसी पर भारतीय सेना ने अब ऐसा कदम उठाया है जैसा आज तक किसी भी देश ने नहीं किया होगा। सेना ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास दुनिया का सबसे ऊंचा टैंक रिपेयर स्टेशन तैयार कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारत ने टैंक रिपेयर सेंटर बनाकर चीन की हवा निकाल दी है। भारतीय सेना ने लद्दाख में एक नहीं बल्कि 2 टैंक रिपेयर सेंटर बनाए हैं। सेना के इस कदम से टैंकों की मरम्मत के साथ चीन की भी अच्छे से मरम्मत होगी। ऐसा करना भारत के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि लद्दाख में एलएसी के करीब सेना के करीब 500 टैंक और तोप तैनात कर रखे हैं। इनमें T-90 भीष्म टैंक से लेकर अर्जुन टैंक और K9 वज्र तोप तक शामिल है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में टैंक और तोप हर पल युद्ध के लिए तैयार रहें, इसीलिए सेना ने वहां रिपेयर सेंटर ही बना दिया। पूर्वी लद्दाख के न्योमा में 2 रिपेयर सेंटर बनाए गए हैं। इनमें एक यूनिट दौलत बेग ओल्डी यानी DBO सेक्टर में स्थापित की गई है, जबकि दूसरा रिपेयर सेंटर चीन सीमा से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। गलवान की जंग हुई और उधर जो बहुत जगह पर संघर्ष हो रहा था भारत और चीन में, तो इसलिए टैंक्स ऊपर ले गए। और जंग में अगर टैंक्स को इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले ज़रूरत है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड के जगह पर अगर टैंक ने युद्ध करना है तो टैंक फिट होना चाहिए। साल 2020 में गलवान की झड़प के बाद से लद्दाख में भारतीय सेना ने चीन सीमा पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी थी। 4 साल बाद भी एलएसी पर सैन्य तैनाती के हालात बहुत बदले नहीं हैं और इसीलिए भारत एलएसी पर चीन को लेकर बेहद सतर्क है। In 2020, the Chinese, in violation of multiple agreements, brought large number of forces to our border, and they did it at a time when we were under COVID lockdown in this country. Presumably, that may have had some bearing on somebody's calculation. Now, we responded by counter-deploying our forces, and then all of you are familiar with the story. We had the clash in Galwan, and for 4 years now, we are both deployed, ahead of our normal base positions, normal patrolling zones up there. So it's a very abnormal deployment today along the line of actual. पूर्वी लद्दाख में एक नहीं 2 टैंक रिपेयर सेंटर बनाकर भारत ने चीन को फिर से ताकत का एहसास करा दिया है। लद्दाख में एलएसी पर टैंक रिपेयर सेंटर बनाने के मायने क्या हैं, ये भी समझ लीजिए। एलएसी पर तैनात टैंकों में अगर कोई खराबी आती है तो उन्हें मरम्मत के लिए नीचे लाना होगा, जो कि किसी चुनौती से कम नहीं है। साथ ही जितनी देर टैंक एलएसी से हटेंगे, चीन से खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। अब रिपेयर सेंटर बन जाने से ऐसी दिक्कत खत्म हो गई है।
इसके साथ ही वहां तैनात बख्तरबंद लड़ाकू गाड़ियों की मरम्मत में भी आसानी होगी। जो लड़ाई होती है लद्दाख में, ऐसे एरिया में बहुत मुश्किल एरिया है, और इस एरिया में जब युद्ध होता है तो सिर्फ इन्फेंट्री से जो युद्ध होता था, इसमें हम लोग को भारी नुकसान भी हुआ है। और अभी टैंक का रिपेयर का सिलसिला बन गया है, इसलिए अभी और कारगर रीत से युद्ध कर सकते हैं। लद्दाख में एलएसी पर चीन से दशकों पुराना विवाद है। 2020 में ये विवाद तनाव में बदल गया। 4 साल पहले हालात युद्ध के करीब पहुंच गए थे। ऐसे हालात में भारतीय सेना दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में अपनी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में अगली खबर भी चीन से ही जुड़ी हुई है। देखिए, चीन की राजधानी बीजिंग में आज एक मेहमान आया। मेहमान का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन के चीन दौरे पर चीन पहुंचे हैं। शपथ लेने के सिर्फ 9 दिन के बाद ही पुतिन का चीन दौरा रूस के लिहाज से बहुत अहम हो जाता है। पुतिन की यह यात्रा अमेरिका और नेटो के लिए कैसे खतरे की घंटी है? इस दौरे से भारत के लिए क्या मैसेज जाता है? 9 दिन पहले ही पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और शपथ लेने के बाद वो सबसे पहले बीजिंग आए हैं। पुतिन ने चीन को क्यों चुना, इसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। ग्लोबली देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन ने रूस का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साथ दिया है। भले ही चीन सीधे तौर पर रूस को हथियार नहीं दे रहा, लेकिन वो हथियारों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सामान का निर्यात जारी रखे हुए है। हालांकि भारत को इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पुतिन की नजर में भारत उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त है और इस बात का इजहार वो कई बार कई मंचों पर कर भी चुके हैं। अब आपको एक ऐसा वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं जिससे हमें और आपको तो खुशी होगी ही, लेकिन चीन इसे देखकर बेहद परेशान हो सकता है। चीन से लगने वाली सीमा पर इस भारत और फ्रांस की सेनाएं साझा युद्धाभ्यास कर रही हैं। युद्धाभ्यास को शक्ति नाम दिया गया है। आप युद्धाभ्यास का ये पूरा वीडियो देखिए, भारत के साथ साथ फ्रांस की आर्मी की ताकत देखिए। देश हित में अब वक्त है जी जानकारी का। चीन के सामानों के लिए एक बात कही जाती है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चीन से आज भारत सस्ती बैटरी आयात हो रही है, लेकिन यह सस्ती महंगी पड़ सकती है। देखिए, चीन से आने वाली बैटरियां 3 महीने में 20% सस्ती। अमेरिका से ट्रेड वॉर के चलते चीन ने दाम काफी घटा दिए हैं। चीनी कंपनियों को बचाने के लिए 1 साल में 50% दाम घटे हैं। भारत में चाइनीज ईवी बैटरी से डंपिंग का खतरा बढ़ा है। भारतीय बैटरी निर्माता कंपनियों के लिए संकट भी हुआ है। चीन में ईवी लिथियम आयन बैटरी का चीन जो है वो बड़ा निर्माता है। दुनिया के बैटरी मार्केट में 63% हिस्सा चीन का है। और अब देश हित की अगली खबर का रुख करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 24 के चुनाव में पीएम मोदी को चीन ने कितनी सीटें दी हैं। आज सीमा पार पाकिस्तान से चुनावी सर्वे आ गया है। ऐसा लग रहा है मानो सभी पड़ोसी देश भारत के चुनाव पर अपना अपना डेटा जारी कर रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भी पहना देंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगी, जीतेगा जरूर मोदी।
अगर नरेंद्र मोदी ये 370 सीटें ले जाते हैं तो याद रखिए कि इंडिया बदल जाएगा। यहाँ ये पहले आपको बता दूं कि भारतीय जवारी और सट्टेबाजों की पेशन गोइयाँ जो हैं गुज़श्ता कई दहाइयों में कभी गलत नहीं साबित हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारत के इलेक्शन पर देश दुनिया से रिएक्शंस आ रहे हैं। देखिए, विपक्ष ने मोदी को 230 सीटें दी, चीन ने 430 का आंकड़ा बताया, और अब पाकिस्तान में कोई 335 सीटें तो कोई 370 सीटों तक का अनुमान लगा रहा है। हालांकि ये दोनों ही आंकड़े पीएम मोदी के खुद के अनुमान यानी 400 पार से बहुत कम है। देखिए, पाकिस्तान में जितने लोग उतनी बातें हो रही हैं। हिंदुस्तानी चुनाव पर पाकिस्तानियों के मन की बात को इकट्ठा करके हमने तैयार की है एक स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि मोदी की सीटों के साथ पाकिस्तान ने और क्या ऑफर दिया है। 4 जून को पता चल ही जाएगा कि इस बार भारत में किस्मत का सिकंदर कौन बनता है। पीएम मोदी को इलेक्शन में कितनी सीटें मिलेंगी, ये टॉपिक पाकिस्तानी टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक ट्रेंड कर रहा है। हिंदुस्तान के इलेक्शन पर पाकिस्तानी अपने मन की बात बता रहे हैं। बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो पावर में ना आए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मोदी को 400 नहीं मिलेंगे। तो इन इलेक्शंस के रिजल्ट को लेकर सट्टेबाजों की राय कुछ और है, जबकि भारतीय सियासी तज्जियाकार कुछ और कह रहे हैं। दोनों की राय आपके सामने रख देता हूँ, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। ये 385 से पाकिस्तान में बैठे एक इलेक्शन एक्सपर्ट का बयान सुनिए। इस पाकिस्तानी पत्रकार का नाम है मुबशर लुकमान। इसका दावा है कि इसने भारत के सट्टा बाजार से 24 के चुनाव पर रिपोर्ट ली है। सबसे पहले इस पाकिस्तानी का बयान सुनिए। तो सट्टा बाजार से रिपोर्ट लेकर आई है, उसके मुताबिक बीजेपी 335 सीट्स निकाल रही है, 3 से लेकर 335, जबकि एनडीए 385 से 390 सीट्स, जबकि आईएनसी 27 से 34 सीट्स निकाली। मतलब मोदी इलेक्शन हार सकता है। और वैसे यहाँ ये पहले आपको बता दूं कि भारतीय जवारी और सट्टेबाजों की पेशन गोइयाँ जो हैं गुज़श्ता कई दहाइयों में कभी गलत नहीं साबित हुई हैं। बीजेपी को मिलने वाली सीटों के बारे में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का दावा एक बार फिर सुनिए। इसे सुनकर आप भी कहेंगे कि पाकिस्तान पैसे से ही नहीं दिमाग से भी खाली है। तो सट्टा बाजार से रिपोर्ट लेकर आई है, उसके मुताबिक बीजेपी 335 सीट्स निकाल रही है, 3 से लेकर 335। ये पाकिस्तानी दावा कर रहा है कि बीजेपी को 335 सीटें मिलेंगी, पर अक्ल से इतना पैदल है कि कह रहा है कि मोदी नहीं आएगा। यानी इस्लामाबाद में बैठकर बयान देने वाले इस पत्रकार को यह भी पता नहीं है कि भारतीय संसद में बहुमत का आंकड़ा क्या है। लेकिन ऐसे लोग पाकिस्तान में बैठकर भारतीय चुनाव पर सटीक जानकारी देने के हवाई दावे कर रहे हैं। इन इलेक्शन में 2 बड़े हेवी वेट्स लड़ रहे हैं। एक वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुक्मरान जमात बीजेपी और इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल अलायंस है, और 26 जमातों का ये इत्तेहाद है जिसकी क़यादत मरकजी अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। अब पाकिस्तान के एक्सपर्ट नंबर 2 की बातें सुनिए। इनका नाम है कमर चीमा और ये अक्सर पाकिस्तान में बैठकर भारत पर कमेंट्री करते हैं। नरेंद्र मोदी जो 400 का मार्क कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कहना ये है वो 400 की बात तो कर रहे हैं लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू हैव 400। एक तो चलो 370 वो कहते हैं हम लेंगे, बाकी लोग हमारी जो पार्टी बाकी जो हमारी कोलिशन ग्रुप है वो लेंगे, लेकिन ये एक आप ये कह लें कि लार्जली अगर नरेंद्र मोदी ये 370 सीटें ले जाते हैं तो याद रखिए कि इंडिया बदल जाएगा। कमर चीमा के मुताबिक मोदी 370 सीटें ले आए तो भारत बदल जाएगा। ये दावा मोदी के 400 पार वाले दावे के करीब है, जबकि मुबशर लुकमान ने सिर्फ 335 सीटों का दावा किया था। अब पाकिस्तान के अगले पत्रकार नजम सेठी का बयान सुनिए। दावा है कि इनके पास पाकिस्तानी सेना से लेकर राजनीति तक की हर खबर होती है। क्या ऑपोजिशन रोकने की पोजीशन में है? ऑपोजिशन रोक नहीं सकती, बिकॉज अभी भी मोदी का जो प्रोपल्शन चल रही है ना, पीछे से जो धक्का लग रहा है, ये हवा जो चल रही है हिंदुइज्म की, वो अभी भी चल रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मोदी को 400 नहीं मिलेंगे। अच्छा, हाँ, और वो कह रहे हैं कि वो जो उसका रोमांस था ना, वो जो हवा चल रही थी वो
कम होनी शुरू हो गई है। और 2 दफ़ा वो बन चुका है, ये तीसरी दफ़ा तो बन जाएगा, मगर चौथी दफ़ा ये नहीं बनेगा। नजम सेठी ने 2 बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और उनको 400 सीटें नहीं मिलेंगी। हालांकि ये आंकड़ा कितना होगा ये भी नजम सेठी ने नहीं बताया, पर एक बात उन्होंने मानी कि इस वक्त भारत में मोदी के पक्ष में लहर चल रही है। 2 दफ़ा वो बन चुका है, ये तीसरी दफ़ा तो बन जाएगा। पाकिस्तान में एक तरह पीएम मोदी के बारे में लगातार तीसरा इलेक्शन जीतने की बातें की जा रही हैं। ठीक इसी समय कुछ पाकिस्तानी टीवी पर बैठकर ये मना रहे हैं कि मोदी लगातार तीसरा इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान का दौरा करें। सियासी पंडितों ने ये पेशगोई की है कि मोदी दोबारा वजीर आजम बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। क्या आप समझते ऐसा होगा? मैं मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी को मैं समझता हूँ वो इस सदी की जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है। ये अगर ऐसा करते हैं, आते हैं और इनमें कोई पैराडाइम शिफ्ट वगैरह का, तो बहुत अच्छी बात है। ये सब कॉन्टिनेंट की, साबका सब कॉन्टिनेंट की नस्लों पे एहसान होगा। और वो तो फिर इस तरह के बंदे फिर तो तारीख में हमेशा जिंदा रहते हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने की बात की और इसके जवाब में पाकिस्तानियों ने मोदी की जीत पर बयान दिए। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को कंफ्यूजन है कि तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी से उन्हें राहत मिलेगी और 4 जून को इस्लामाबाद का ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित की अगली खबर एलओसी पार पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से आई है। आज पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भागे भागे मुजफ्फराबाद पहुंचे। वहां पहुंचकर पीओके के कश्मीरियों से गुस्सा छोड़ने की अपील की। पीओके में कोई पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए शहबाज ने खुद पहुंचने से पहले ही पीओके का फंड पहुंचा दिया। पर आज पीओके में 2 क्रांतिकारियों की बातें हो रही हैं। ये वो नायक हैं जिनकी एक आवाज से इस्लामाबाद में भूकंप आ गया। को पाकिस्तानी जर्नलों और चीनी कारोबारियों ने मिलकर बांट लिया है और इनके बाप के ये पहाड़ नहीं है, इनके बाप के ये पहाड़ नहीं है। जब शहबाज शरीफ भागे भागे पीओके पहुंचे, उसी वक्त पीओके के कुछ इलाकों से हंगामे, नारेबाजी और बगावत की तस्वीरें आने लगी। यहाँ जो भी कोई लीज होती है उसके पीछे या पाकिस्तान आर्मी का कोई रिटायर्ड अफसर होता है या कोई चाइना कारोबारी होता है, कोई आम आदमी नहीं है। हम तुम्हारे पेट से निकालेंगे इन पहाड़ों को, इन पहाड़ों में तुम्हारे कब्रिस्तान बना देंगे। तुम क्या समझते हो तुम यहाँ से सोना निकालोगे, तुम अपनी हड्डियां निकालोगे यहाँ से। इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद पहुंचे शहबाज ने सबसे पहले पैसों की बात की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के डर की वजह है पीओके से आ रही तस्वीरें, जिसमें अब तक लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को बाकायदा 16 तारीख को ये हदायत दी कि ये 23 अरब रुपया जो रकम ये आज़ाद कश्मीर को पहुँचा दी जाए। और आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो ये 23 अरब रुपया आज़ाद कश्मीर हुकूमत में अकाउंट में आ चुका है। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव प्रसारण पूरे पाकिस्तान समेत पीओके में भी किया गया। पाकिस्तानी पीएम ने पीओके के लोगों से हाथ जोड़े, मिन्नतें की, साफ साफ कहा बहुत हो गया, अब गुस्सा थूक दो। लेकिन पीओके का कश्मीरी अब भी गुस्से से उबल रहा है। हथियार तैयार करो, जंग लड़ते हैं, जंग तैयार करो सारे। पीओके में इन 2 लोगों की तस्वीरें वायरल हैं। पहला नाम है शौकत नवाज मीर, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ विरोध करने वाली ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख हैं, और दूसरा नाम है अहमद फरहाद। ये पीओके में पत्रकार हैं और अपने इलाके पर कब्जा करके बैठी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ क्रांतिकारी शायरी लिखते हैं। इन दिनों फरहाद की लिखी नज़में वहाँ के क्रांतिकारियों के बीच वायरल है। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे
उठा लो। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। शहबाज के पीओके पहुंचने से ठीक पहले अहमद फरहाद को पाकिस्तानी सेना ने अगवा कर लिया। असल में फरहाद ने लगातार पीओके में मौजूद कश्मीरियों के गुस्से की लाइव रिपोर्टिंग की। उनकी एक आवाज पर हजारों कश्मीरी सड़कों पर उतर रहे थे। शहर में काफी गम और गुस्सा है, अभी भी शहर के अंदर धरने जारी हैं, अभी भी शहर के अंदर सूरत-ए-हाल नॉर्मल नहीं है। लगातार पाकिस्तानी सेना को टारगेट करके और विरोध करने वाले बयान देकर अहमद फरहाद इस्लामाबाद की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर थे और शायद इसीलिए उनको घर से अगवा कर लिया गया। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, ये अपनी हद से गुजर गया है, इसे उठा लो। अगर आप ट्विटर टाइमलाइन पर जाकर देखें तो अपनी राय का इजहार करते हैं और हो सकता है कि उनकी राय से इसके अलावा भी इख्तिलाफ हो किसी को। इस समय फरहाद जिंदा है या नहीं, इस बारे में कोई खबर नहीं। जब ये मामला अदालत में पहुंचा तो लोगों को इसके बारे में मालूम चला। हालांकि अब तक पाकिस्तानी सेना ने फरहाद के बारे में कोई खबर नहीं दी। अहमद फरहाद जो शायर हैं, उनकी गुमशुदगी या उनका जो अगवा है मुबैना तौर पर, उनके जो है वो उन पर समात हुई है। अब उनकी अहलिया ने यह बयान दिया है कि रात को नामालूम अफराद आए हैं और घर से उनको उठाकर ले गए हैं। घर से अगर उनको उठाकर ले जाया गया है तो जाहिर है उनको फिर अगवा किया गया है। फरहाद की सुरक्षित रिहाई के लिए पीओके का कश्मीरी आंदोलन कर रहा है। फरहाद अकेले नहीं है, पीओके में विरोध की आग जलाने वाले दूसरे नायक हैं शौकत नवाज मीर। ये वो चेहरा है जिसने सड़क पर उतरकर शहबाज शरीफ को चुनौती दी और कश्मीरियों को आटा और सस्ती बिजली देने के लिए शरीफ सरकार मजबूर हो गई। शौकत नवाज मीर ने चुभने वाले सवाल करके सरकार को फंड देने के लिए कैसे मजबूर किया, इसकी कहानी उन्होंने खुद बताई। हुकूमत कहती है जी हमारे पास फंड्स नहीं है काम में, ठीक है। हमारा ये कहना है कि अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आप 16 मिनिस्टर्स की जो सीलिंग है आइन के अंदर, उसको कम करके 8 कर दें। कोalition हुकूमत कैसा कर सकती है? नहीं, मेरी गुजारिश सुनें। हाँ। लेकिन आइन में अमेंडमेंट करके आप उसको 40 पे लेके जाते हैं, इसका मतलब पैसे हैं ना आपके पास। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन का इलाका भारतीय सीमा के करीब है। श्रीनगर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर मुजफ्फराबाद पीओके में विरोध का केंद्र बिंदु है। इसी तरह पीओके में बाग, कोटली और मीरपुर जैसी जगहें तो एलओसी से 50 किलोमीटर की दूरी पर ही बसी हुई हैं और इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन हुए हैं। भारत के करीब मौजूद पीओके जल रहा है और पाकिस्तानी सरकार और सेना पूरी ताकत लगाकर भी क्रांति की आग को बुझा नहीं पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।